हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो हिंदी के अब आगे के 30 प्रश्न करेंगे। कल वाली क्लास में हमने 1 से 30 तक किया था। अभी हम 31 से 60 तक कंटिन्यू करेंगे। 30 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए, रीट एग्जाम के लिए तो है ही है ये वाले सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट हिंदी है तो भी आपके लिए ये क्लास बेहतरीन हो सकती है। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी ये क्लास है। तो इस क्लास के अंदर मोस्टली वैसे तो बेस्ड है रीट एग्जाम 2022 के ऊपर, लेकिन क्योंकि सिलेबस के अंदर टॉपिक लगभग समान ही है सेकंड ग्रेड में भी, अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो आप इस क्लास को डेली रात को ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। नमस्कार सभी दोस्तों को। 1 नंबर का प्रश्न जो है ना, ये हमसे पूछ रहा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या उपमान। देखिए यहाँ पर हमारा सिंपल सा आंसर होगा डी ऑप्शन। देखो उपमान वो वस्तु या व्यक्ति जिससे किसी की तुलना की जाए, वो जिसके समान कोई दूसरी वस्तु बताई जाए। जैसे मैं आपसे बात करूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, उसका मुख कमल के समान है, उसका मुख कमल के समान है। राइट। तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है ना, मुख की कमल के समान बताया जा रहा है, तो ये उपमान हो गया ना। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 32 नंबर का। बताना मुझे प्राचीन शब्द, ये प्राचीन एक शब्द है, शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। ये जो शब्द है विशेषण के कौन से प्रकार में आता है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या तो फिर गुणवाचक, किस में आएगा? प्राचीन। सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। देखो सिंपल सा आंसर है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आप कहोगे सर किसे कहते हैं गुणवाचक? देखो गुणवाचक जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या तो फिर किसी सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण और दोष, रंग या रूप, स्वभाव, इन सब का बोध कराते हैं ना, वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे मेरे पास लाल कार है तो ये भी तो रंग का बोध करवा रहा है ना। जैसे मेरे पास काली कार है, लाल कार है ना, ये सब हो गए। तो ये क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। राइट। संख्यावाची में कोई संख्याओं का बोध करवा देगा, परिमाणवाचक के अंदर आपको किसी द्रव्य पदार्थ के परिमाण के बारे में बताया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर में। बताइए निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? अच्छा मैंने आपको बताया भी था संकर शब्द के बारे में ऊपर, तो अभी आपको बताना है संकर शब्द कौन सा है। नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी या तो फिर लफंगा। क्या होगा इस प्रश्न में राइट आंसर? अच्छा एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना भाई, संकर शब्द कैसे किसे कहते हैं, तभी तो हम आंसर सही कर सकते हैं। तो चुगलखोर जो यहाँ पे है ना, यही इसका आंसर है। अब देखो आप कहोगे सर समझाओ तो सही। देखो संकर जो शब्द होते हैं ना, कोई ऐसा शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के एक शब्द बना हो, वो संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के शब्द जिससे एक शब्द बना हो। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं ना, जैसे चौकीदार, एक शब्द आ जाए चौकीदार, ये भी तो क्या है? संकर शब्द है। मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी, मोटर किसका? अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का, तो ये भी हो गया। जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, ये भी तो है संकर शब्द। इसके अलावा सिनेमा घर, ये भी है, संकर शब्द ही है सारे। नारिकेल एक तत्सम शब्द है। आतिशबाजी विदेशी शब्द है। लफंगा देशी शब्द है या देशज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताइए। शुद्ध वर्तनी बतानी है। स्थाई की शुद्ध वर्तनी क्या है? स्थाई कैसे लिखते हैं? जरा उत्तर करो फटाफट से। क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर? लाइक का बटन तो दबाया नहीं है अभी तक आप लोगों ने, जरा दबाइए प्यार से यार, जरूरत है। आप जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे ना दोस्तों को, उतनी ही ज्यादा क्लासेज आपकी अब लगने वाली हैं। भरमार। बहुत ही अच्छा। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे दोस्तों देखिए आंसर होगा हमारा स्थाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। स्थाई, स्थाई का अर्थ क्या होता है? अपरिवर्तनीय, हमेशा बना रहने वाला। हमारी भाषा में कहें तो टिकाऊ।
सिंपल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताइए, शुद्ध वर्तनी आपको फिर से बतानी है। भिखारी कैसे लिखते हैं जरा बताओ। भिखारी लिखेंगे, भिखारी लिखेंगे, भिखारी लिखेंगे या भिखारी लिखेंगे? बोलने में तो प्रोनाउंसिएशन में तो एक ही लग रहा है सर, अब करें क्या? तो सामने देख के करो ना भाई उत्तर। तो क्या आंसर होगा? भिखारी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसे कहेंगे? वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं होता, यानी कि वो भीख मांग करके अपना जीवन व्यतीत करता हो, भिखारी कहलाता है। अब आप सर क्या भिखारी की भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो हमें? हाँ, इतना सा भी नहीं आता है क्या हमें? भाई आता है, लेकिन फिर भी हम और बेहतर बना सकते हैं ना हमारी कैपेसिटी को। देखिए, शुद्ध वर्तनी बताइए। फिर से आपको प्रदर्शनी की शुद्ध वर्तनी बतानी है, और यहाँ पे ना कई सारे लोग गलत करने वाले हैं इसको। अच्छा, मुझे बताना किसका गलत होता है? सही तो होने वाला है काफी लोगों का, बट जो गलत बताएगा वो हाथ खड़ा जरूर करेगा भाई, है ना। चलो देखते हैं। तो प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ये है राइट आंसर। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें। ऐसा स्थान जहां विशेष रूप से कोई नई या चमत्कारी चीजों का प्रदर्शन किया जा रहा हो, जैसे मेला होता है ना, उसमें भी कई जगह प्रदर्शनी लगती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? गलत शब्द पूछ रहा है। अनुकंपा, सन्यासी, वृक्षारोपण या प्रतीक्षित? बताइए कौन सा है यहाँ पे गलत? ओहो, बढ़िया। राधे राधे सभी को, राधे राधे, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो देखो, तो देखो अनुकंपा है ना दोस्तों, सही लिखा हुआ है। सन्यासी, वृक्षारोपण सही लिखा हुआ है, प्रतीक्षित भी सही लिखा हुआ है। आप में से कई लोग सोच भी नहीं रहे होंगे कि ये कैसे गलत हो सकता है सर, बट दोस्तों मायने तो यही है कि आंसर यही होगा। सन्यासी है ना, ऐसे लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो ये भी लिख रहा है, नहीं, ये ऐसे लिख रहा है, ठीक। ये भी होना चाहिए था अनुस्वार। सन्यासी किसे कहेंगे? जिसने सांसारिक वस्तुओं, सुखों, इन सब के प्रति मतलब बिल्कुल छोड़ दिया है इन सबको। अनुकंपा का अर्थ होता है दोस्तों कृपा, कृपा करना। वृक्षारोपण का मतलब तो आप जानते ही हैं, पेड़ लगाना। प्रतीक्षित का मतलब मैं आपको बताऊं, जिसका इंतजार किया जाना हो वो प्रतीक्षित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का। तो बताओ इसमें क्या उत्तर होगा? बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में दी गई इटैलिक अशुद्धि वर्तनी का शुद्ध रूप चयन करना है। तो देखो, चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता है। तो यहाँ पर है ना, ये जो ज्योत्सना शब्द आया है ना भाई, इसका शुद्ध बताना है आपको। तो बताइए क्या उत्तर होगा? ज्योत्सना का शुद्ध बताना है। कैसे लिखेंगे ज्योत्सना? ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना, क्या हो जाएगा? 38 नंबर के प्रश्न में हमें करना है दोस्तों आंसर, और आप बताइए जल्दी से। बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, देखिए दोस्तों यहां पर है ना दोनों ही, क्या क्या आएगा? जय, ये, ओ, तय, से, ये दोनों आदि आएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था। ज्योत्सना ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ये, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 39 में सभ्यता का अर्थ क्या होता है बताओ? सभ्यता का क्या मतलब होता है? भौतिक विकास, आकर्षक वस्तु, अभिप्राय, आध्यात्मिक विकास। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है भौतिक विकास। पहला ऑप्शन सांसारिक, लौकिक, जैसे भौतिक संपदा, भौतिक उन्नति, है ना। शरीर संबंधी हम अगर बात करें तो भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक इच्छाएं, प्राकृतिक नियमों को हम देखें, सिद्धांतों में रहने वाला जो होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताओ? चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? ऑल राइट। तो दोस्तों देखो यहां पर ना अपना आंसर क्या होगा? द्विज हो सकता है। बी ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, 41 में बता दीजिए आप क्या आंसर होगा? नियत,
नियत। एक में छोटी ई की मात्रा है, एक में बड़ी ई की मात्रा है। क्या मतलब होता है इनका, बता दो। पहले आपको इसका देखना है इन चारों में से, और फिर आपको लास्ट वाले का देखना है, नियत का। नियत और नियत। अब आपके कंफ्यूजन काफी हो रहा होगा सर, चौथे ऑप्शन में है ना, मतलब दूसरे का कुछ दे ही नहीं रखा है, तो क्या किया जाए सर। देखो दोस्तों, नियत और नियत जो है ना, इसका एक ही मतलब होता है दोनों का, निश्चित, इरादा, या फिर जो मंशा बोलते हैं ना अपन, मंशा, वो कह सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अयोगवाह कहा जाता है, बताइए अयोगवाह किसे कहते हैं। 42 नंबर के प्रश्न में अयोगवाह है, मैंने आपको पहले भी पूछा है एक दो बारी। अयोगवाह दो होते हैं, हिंदी के अंदर हम बात करें, संस्कृत में बात करें, ये ध्वनियां होती हैं, और इनको हम डायरेक्ट वैसे वर्णमाला में तो यूज में नहीं लेते हैं, बट वैसे ये काम आती हैं, जैसे हम वर्तनी को लिखते हैं ना उस टाइम में। तो विसर्ग अयोगवाह ध्वनि है, और एक अनुस्वार, जैसे मैंने लगा दिया ये विसर्ग, ये लो साहब, मैंने लगा दिया अनुस्वार, ये लो साहब। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों अयोगवाह ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब के बारे में आप जानते ही हैं। महाप्राण सभी वर्गों का दूसरा और चौथा जो सम संख्या वाला होता है। अल्प प्राण 1 3 5, और संयुक्त व्यंजन आपको पता ही है, श, त्र, ज, है ना, और ये सारे जो होते हैं वो संयुक्त वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वर्गों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है, बताइए। शब्द कहा जाता है, वर्ण समूह कहा जाता है, वक्तव्य कहा जाता है, या तो फिर वर्ण कहा जाता है। बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। वर्णों का वो समूह है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, तो फ्रेंड्स उसे कहेंगे हम शब्द। पहला ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 44 में देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, बता दीजिए। अमात्रिक शब्द कौन सा है इनमें से। मात्रिक होते हैं, अमात्रिक होते हैं। तो देखिए, अमात्रिक का मतलब समझ तो रहे होंगे, मतलब जिसके अंदर कोई मात्रा नहीं आ रही हो। बहुत ही आसान सवाल है भाई ये तो। देखो, आपको पता है ना स्वर कितने होते हैं। अच्छा बताइए, स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक। मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं 10 ही मानी जाती हैं वैसे एक्चुअल में। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे, हाँ, ये जो ए है ना, इसको मात्रा नहीं माना जाता है। अब ए को मात्रा नहीं माना जाता तो इसमें तो आ रहा है सर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये तो मात्रिक स्वर, ये तो मात्रिक शब्द है। इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसके अंदर मैं के अंदर ई आ रहा है, तो ये भी मात्रिक है। आ भी आ रहा है, इसमें मात्रिक है सर। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक, ये भी मात्रिक है। बचा कौन सा, ये कलरव। अब देखो, अगर इसको हम करें, ये होता है, यही तो होता है, अरे यही तो होता है, यही तो होता है सर, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, ए के अलावा कुछ आ रहा है क्या, अब ए को मात्रा ही नहीं माना जाता, तो ये तो अमात्रिक हो गया ना। यस, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कै वर्ग का अंतिम अक्षर है न, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए। नासिक क्या होता है, कंठोष्ठ होता है, या तो फिर मूर्धन्य होता है, या कंठ तालव्य होता है, बता दो क्या होता है। यस, ऑप्शन नंबर आएगा नासिक्य। आपको पता है ना, सभी वर्गों का जो अंतिम अक्षर होता है ना, वो नासिक्य में जरूर आते हैं। और अगर आप कहो सर इसका कंठ भी तो होता है ना, हाँ बिल्कुल कंठ होता है, लेकिन यहाँ पे कंठ ओष्ठ है, यहाँ पर कंठ तालु है। अकेला कंठ कहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा ना। तो केवल एक ही तो ऑप्शन बच रहा है हमारे पास में करने के लिए, नासिक्य। क्योंकि वर्गों के जो 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, है ना, 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। ठीक है, 5-5 व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, कैसे लेकर के मैं तक के। अब इनके जो अंतिम वर्ण होते हैं ना, वो चारों का उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं। अब इसका एक तो नासिक, नासिक के तो होगा ही होगा सभी का। फिर इचु यशा नाम तालु, अब ये है तो इसका तालु भी होगा। ये कै वर्ग का है तो कंठ भी होगा और नासिक के भी होगा। तो इसका पहला ऑप्शन हो गया राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 में बता दो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। आवश्यकता से अधिक किसी से कुछ ग्रहण न करना, बताइए वन वर्ड क्या होगा इसके लिए, क्या कहेंगे? आवश्यकता से अधिक किसी से कुछ ग्रहण न करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह, परिग्रह या इंद्रिय निग्रह। देखिए आवश्यकता से अधिक किसी से कुछ ग्रहण ना करना, गाइस ये कहलाता है अपरिग्रह, गृह नहीं आएगा, पहला ऑप्शन आएगा। इसका मतलब समझो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दान न लेना, दान न लेना, अस्वीकार कर देना, विराग, अस्वीकार, ये सब इसके अर्थ हो सकते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो संग्रह की प्रवृत्ति का ना होना अपरिग्रह कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करना है आपको। सृजन करने की इच्छा, अच्छा बताओ सर, सृजन करने की इच्छा के लिए क्या हो सकता है? हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा भाई? तीसरा, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। सृजन करने की इच्छा, शिक्षा। ओके चलो, आकांक्षा की बात करें ना, इसका मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा, ये सब। महत्वाकांक्षा को हम देखें, इस शब्द का मतलब होता है बड़ी इच्छा या बड़ी अभिलाषा। सृजना जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है सृष्टि करना, उत्पन्न करना, और सृजन करने की इच्छा शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए कौन सा नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण बता दीजिए। तो मेरे दोस्तों यहां पर जो आंसर आएगा ना, वो आएगा चतुरानन, बी ऑप्शन। देखो चतुरानन बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है दोस्तों। ये ई छोटी आएगी इसके अंदर। चतुरानन का मतलब क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं होती हैं, कि ब्रह्मा। चलिए, सदाशय, भवसागर, ये सब कर्मधारय के हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीरस, इसमें कौन सा समास है बताओ? तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका? चतुरानन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीरस में कौन सा समास है? नीरस, बिना रस के, ठीक। तो पहला पद अव्यय है, दूसरा संज्ञावाची है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा समास हो सकता है जिसमें पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञावाची होता है, तो क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर का प्रश्न देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास है बताओ? 50 नंबर के प्रश्न में आंसर पूछा जा रहा है आपसे, क्या आंसर हो जाएगा इसमें सही उत्तर? ओके बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर ना अपना आंसर क्या होगा? गृहागत, गृहागत के अंदर तत्पुरुष समास है। गृहागत, ग्रह को आगत, आगत, इसका ये होगा विग्रह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51, अंशुमाली में कौन सा समास है बता दीजिए। अंशुमाली अव्ययभाव समास है, या तो फिर दिगु या कर्मधारय या बहुब्रीहि समास। अंशुमाली, अंशु का मतलब यहाँ पर दोस्तों किरणों से है, किरणों से, किरणें, अंशु का मतलब, यानी कि अंशुमाली वह अंशु है माला जिसकी, यानी कि सूर्य, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। कई लोगों का ज्यादातर का गलत आंसर आ रहा है इसमें, सूर्य अन्य पद प्रधान निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुव्रीहि समास इसके अंदर राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है बता दीजिए। 52 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? यश प्राप्त, हस्तलिखित, मेघनाद, सप्ताह है। बहुव्रीहि समास, ठीक है। देखो यश प्राप्त, यश को प्राप्त, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तो तत्पुरुष हो जाएगा। सप्ताह है, सात आ रहा है संख्यावाची पद, यहाँ पर भी नहीं होने वाला है बहुब्रीहि समास। मेघनाद मतलब यानी कि मेघ के समान नाद है जिसका,
अरे भाई अन्य पद जब प्रधान होता है तो तीसरा ऑप्शन बहुब्रीहि समास का ही तो होगा। बहुत सही कर रहे हैं आप। अगला प्रश्न देखिए अब आप, सूक्ष्म के लिए पूछ रहा है, विलोम शब्द बता दीजिए। किसका? सूक्ष्म का। दोस्तों आपको विलोम शब्द पूछ रहा है, देख करके बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है ना। चलिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, इस आदत को छोड़ दो आज से ही। स्थूल हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। स्थूल मतलब फूले हुए या स्थूल शरीर वाला, अत्यधिक मांस वाला, जिसके अंदर है ना, कहते हैं ना यार बड़ो बली बह रहे हो, मांस ही मांस निकल रहे हो छोरा तेरे, तो ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला होता है इसमें। चलो, स्थूल शरीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 54 में, बता दो निम्न प्रश्न में दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। विघटन, बता दो विघटन का क्या होता है विलोम शब्द। कुछ भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं है बेटा, सीख जाओगे, टेंशन मतलब। मैंने आपसे कहा था सिर्फ 1 महीना क्लास ले लो, उसके बाद में तुम्हें हिंदी में परफेक्ट कर देंगे। और अब सोमवार से टॉपिक वाइज क्लास ली जाएगी आपकी, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे साथ साथ में हर प्रश्न के साथ, तो तुम्हारा थ्योरी भी हो जाएगा उसमें और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। खैर चलती रहेंगी क्लासेस तो, जो भी है, मंडे हो चाहे संडे हो। तो देखो इसमें आंसर क्या होगा अपना, संगठन। विघटन का संगठन हो जाएगा। संगठन एक ऐसी इकाई होती है जिसमें कई लोगों को शामिल किया गया हो, संस्था हो सकती है, सामूहिक लक्ष्य कई करके, वातावरण से जुड़ाव होता है इनका। बताइए विलोम शब्द, विकास का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष होगा, विनाशा होगा, उल्लास होगा या प्रगति होगी? तो देखो विकास का होता है हर्ष, नंबर 1 ऑप्शन। उल्टा पूछ रहा है ना। अगला प्रश्न देखिए, एक और विलोम शब्द बताना है, अनायास का विलोम शब्द बता दो। आज मैंने हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन लिए हैं, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 56 नंबर के प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सायास, बी ऑप्शन। सायास का मतलब क्या होता है आप सोच रहे होंगे, आयास पूर्वक, आयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक जिसको कह सकते हैं ना अपन, वो। 57 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप, विलोम शब्द बताना आपको फिर से, उपेक्षा का विलोम शब्द बता दीजिए, क्या होगा? उपेक्षा का विलोम शब्द बताना है आपको, जल्दी से बता दो। अच्छा, बहुत अच्छा। तो दोस्तों उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। सिंपल, सबने कर दिया होगा। किसी पर भरोसा रखने की जो क्रिया होती है ना, उसी को तो कहते हैं अपन। 58 देखिए अब आप, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर सही उत्तर क्या होगा बताइए। वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है, वह हठी है, पंडित होने के कारण वो हठी है, पंडित होते हुए भी वह हठी है, तो करो क्या उत्तर होगा इसमें सही उत्तर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर क्या होगा, वह पंडित है किंतु हठी है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, संयुक्त वाक्य है ना, दो या फिर दो से ज्यादा स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर के बनता है, जो आपस में संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59, बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। प्रश्न है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि वो बहुत दुखी भी है, किस प्रकार का वाक्य है बता दो। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं? बढ़िया, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसमें आंसर क्या होगा, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। देखो दो उपवाक्य है यहाँ पे और कनेक्टेड वर्ड भी आ रहे हैं दोनों को जोड़ने के लिए, तथापि है ना और यद्यपि, तो यहाँ पर ना वही आ जाएगा, मिश्रित वाक्य है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं ना, समझ जाया करो, मिश्रित वाक्य है वो। एक वाक्य खत्म होके फिर आगे दूसरा वाक्य शुरू होता है। अगला प्रश्न है, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य का भेद है बता दो। सदा सच बोलना चाहिए, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक, तो क्या होगा इसमें सही उत्तर। बहुत अच्छा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। होगी सर कैसे? देखो इच्छावाचक वाक्य में किसी की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है, तो सच बोलेंगे तो उससे काफी अच्छे बेनिफिट्स होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा। आज्ञा नहीं दी जा रही है दोस्तों, ये कैसे आज्ञा बता रहे हो आप इसको, आज्ञा थोड़ी है ये, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे,
ये केवल बात बोली जा रही है, इच्छा है किसी की बोलो तो बोलो, नहीं मत बोलो, किसी के ऊपर वो नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है, मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो आपकी मर्जी, रिजल्ट आपको भुगतने पड़ेंगे, जैसे आप मानोगे वैसे आपको आगे जाकर के उसका परिणाम मिलेगा। कई बार नुकसानदायी हो सकता है नहीं मानने पर, बट राज्य की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है ना। हाँ, समझ गए हो? तो इच्छावाचक में आएगा, ये आज्ञावाचक मत कर दीजिएगा। तो बी ऑप्शन कर दो अब आप सब इसका राइट आंसर। ओके, तो ये 30 प्रश्न आज हो गए हैं।